आज मैं आप सबको बताऊंगा अमीर कैसे बने, पैसा कैसे कमाए, ज़िंदगी में बेकार ना बैठे, पढ़े लिखे होकर बेकार ना बैठे, गलत काम ना करे। आप अमीर कैसे बन सकते हैं। आप अमीर बनने का बहुत ही एक तरीका है। आज मैं आप सबको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप श्योर आप अमीर बनेंगे। आज आप डायरी फार्मिंग की तरह से मैं बताऊंगा कि आप अमीर कैसे बन सकता है। आप कैसे लाइव स्टॉक बेस्ड एग्री बेस्ड डायरी एंटरप्रेन्योर बन के आप दुनिया में आप नाम इज्जत शहरत आप कमा सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ मिनी डायरी फार्म एंड हाउ टू बी गेट रिच एंड हाउ टू बिकम ए रिच एंड हाउ टू बी ए मिलियनियर। मैं डॉक्टर टकिंग अमी आज आप सबको बताऊंगा कि आप अमीर कैसे बनेंगे। सबसे पहले डायरी फार्मिंग करने के लिए आपको एनिमल से काउस की ज़रूरत है। और ये काउस को आप कितना खरीदना है और कैसे खरीदना है ये आपका फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि नंबर 1, द नंबर ऑफ एनिमल्स नीडेड फॉर स्टार्टिंग ए मिनी डायरी फार्म must be decided according to your financial feasibility and the marketing feasibility. Hence, let us start. आपके फार्म्स को मैं बताऊँ, आप कम से कम आप 4 नंबर्स ऑफ हॉल्स्टीन फ्रीजियन काउस, इसके बाद 2 नंबर्स ऑफ जर्सी काउस से आप स्टार्ट करना आपका मिनी डायरी फार्म को। Let us start from your 6 animal. How you become and how are you going to be rich man. और ये 6 काउ से आप कैसे अमीर बनने जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। मैं बताऊँ आप कैसे अमीर बनेंगे। श्योर मैं गारंटी देता हूँ आप अमीर जरूर बनेंगे। नंबर 2, आपके पास अगर गाय हो गया या एनिमल्स हो गया, आपको सबसे सेकेंड नंबर पे आप द मोड ऑफ ब्रीडिंग, आप उसको कैसे करके ब्रीडिंग, कैसे करके क्रॉस ब्रीडिंग, कैसे करके सर्विस करेंगे, ये आप ध्यान रखना। इसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये एक आर्टिफिशियल ऐसे एक इंसेमिनेशन ऐसे एक साइंटिफिक मेथड है। दुनिया का सबसे टॉप क्लास बुल से हम सीमेन स्टॉक को प्रिजर्व करके लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके हम इसको दुनिया के किसी भी कोने में भी जाके हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके बच्चा पैदा करा सकता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दिस इज अवेलेबल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी एंड डायरी डेवलपमेंट। आप डिफार्मिंग को रिक्वेस्ट करना, या तो आप ऐसे करना है अपने पास एक नेचुरल सर्विस के लिए एक बुल आप पालना, जिससे कि आप जब हीट में आएगा इससे आप सर्विस या क्रॉस ब्रीडिंग करना। इसके बाद नंबर 3 क्राइटेरिया पे मैं बताऊंगा कि क्राइटेरिया ऑफ एनिमल टू बी फर्सेस। आप जब डायरी फार्मिंग करेंगे आपके पास ऑलरेडी गाय है ये एनिमल है तो ठीक है। अगर आपके पास गाय या एनिमल नहीं है तो आप खरीदना पड़ेगा। खरीदते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए मैं 3 टिप्स बताऊंगा। नंबर 1 टिप्स, प्रिफरेबली आफ्टर फर्स्ट calving और सेकेंड calving with the record of milk yield by minimum of 10 to 15 liters per day, that is morning plus evening। आप जब किनेंगे आप जिस गौर को खरीद रहा है वो कम से कम 1 बार या 2 बार बच्चा दे चुका होना चाहिए। इसके बाद एक दिन में वो गौर जो है 10 to 15 लीटर्स सुबह और शाम को मिला के कम से कम 10 या 15 लीटर दूध देना चाहिए। ये बात इसलिए मैंने बोला, अगर आप बच्चा नहीं देने वाला एक्सपीरियंस नहीं वाला देगा तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ के वो बच्चा देगा ना नहीं देगा, वो एनास्ट्रस भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इसलिए आप कंफर्म कराने के लिए एक कम से कम पल्स calving या सेकेंड calving में आप खरीदना ताकि आपका फार्म सक्सेसफुल हो। इसके बाद नंबर 2 टिप्स में बताऊंगा आप जब खरीदते हैं आप बोली कैसे लगाए, रेट कैसे लगाए। रेट लगाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव एक तरीका है। द रेट ऑफ काउ मस्ट बी ₹8,000 पर लीटर, मीन्स काउस यील्डिंग 10 liters ऑफ मिल्क विल कॉस्ट ₹80,000। एक गोरू जब 1 लीटर दूध पे हम ₹8,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव रेट में हम खरीदना चाहिए। अगर आप जिस गोरू को खरीद रहा है वो अगर 10 लीटर देता है दैट मीन्स उस गोरू का दाम जो है 80,000 होगा। अगर वो गोरू जो है 20 लीटर दूध देता है उस गोरू का दाम जो है 1,60,000 होगा। इस तरीक़ा से आप रेट का फिक्सेशन करना चाहिए। नंबर 3 टिप्स होंगे, ऑब्जर्व द काउ मिल्क, observe the cow milk yielding patterns and records for at least 2 to 3 days before purchase to ensure its good quality genetic trait। ये काउ जो है इसका पेडिग्री हिस्ट्री, इसका फैमिली हिस्ट्री, इसका जेनेटिक ट्रेट को इसका ये सचमुच का दूध अच्छा रहता है। ऑब्जर्व करने के कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 दिन तक आप रेगुलरली देखना, सुबह कितना दे रहा है शाम कितना, उसका रिकॉर्ड करना, इसका मार्किंग करना। क्योंकि वन टाइम ऑब्जर्वेशंस पे आप जहाँ से खरीद रहा है वो आपको चीटिंग भी कर सकता है, ये इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे करके चीटिंग कर सकते हैं मैं बताऊंगा। शाम को दूध नहीं निकाला, सुबह को दूध निकाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा निकालेगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो
शाम कितना निकला, सुबह कितना निकला, 3-4 दिन ऑब्जर्व करते, सेम रिकॉर्ड में अगर वो 15 या 20 लीटर अगर डेली दूध दे रहा है, दैट मीन्स वो सचमुच का अच्छा है। आप इस तरीका से ऑब्जर्वेशन तरीका भी अप्लाई करना। इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे दिखाऊँगा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक होल्स्टीन फ्रीजियन या तो जर्सी, उन दोनों से अप्लाई करना। मैंने सजेस्ट किया था कि 4 numbers ऑफ होल्स्टीन फ्रीजियंस एंड 2 numbers ऑफ जर्सी काउस। लेट अस सी हियर इज द होल्स्टीन फ्रीजियन काउ। होल्स्टीन फ्रीजियन जो है हॉलैंड नीदरलैंड से ओरिजिनेटेड है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट मिल्क यील्ड है। ये दिन में 30-50 लीटर्स भी दे देगा। लेकिन आप जिस आपका फार्म में मिनिमम कम से कम ये 15 लीटर तक दूध देना चाहिए ताकि आपका फार्म सक्सेसफुल हो। और दूसरा साइड पे देखिए जर्सी को, जर्सी आइलैंड ऑफ इंग्लैंड इसका ओरिजिन है। ये दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जर्सी ब्रीड है, डायरी ब्रीड है। इसका दूध बहुत टेस्टी होता है। इसलिए जब होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी काऊ का दूध को हम जब मिक्स करता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही स्वीट करता है। इसलिए मैंने सजेस्ट किया ये दोनों से पालना। मैंने ऊपर टॉप पे मैंने एक मिल्किंग फॉलोअर शेड का व्यूज़ मैंने ये भी दिखा दिया। इसके बाद आपके पास डायरी फार्मिंग के लिए एनिमल आप ले चुका, आप सब कुछ कर चुका। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आप फीडिंग स्ट्रेटेजीज पे नंबर 4 पॉइंट इज फीडिंग पैटर्न्स या फीडिंग स्ट्रेटेजीज। इसके लिए भी मैं आपको कुछ 4 टिप्स बताऊंगा। नंबर 1 टिप्स है कॉन्सेंट्रेटेड फीड यानी कि फॉर्मुलेटेड रेडीमेड फीड एट द रेट ऑफ 3 kg for maintenance per cow per day plus 1 kg must be added in every 3 liters of milk yield so that cows yielding 10 liters of milk per day needed at least 6 kg of concentrated feeds, morning, half in the morning, half in the evening. Maximum of concentrated feed may be restricted up to 6 to 7 kg per cow per day. यानी कि आपको मैं बताऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड फीड ये एक डॉक्टर ये साइंटिफिक एक फॉर्मुलेटेड फीड्स है जिसका कि DCP डाइजेस्टेबल क्रॉस प्रोटीन और TDN टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट को हमने 15% से 70% में एक एनिमल को जीने के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को मैं कैलकुलेटेड करके बना हुआ एक रेडीमेड एक साइंटिफिकली एक फॉर्मुलेटेड फीड है। एक एनिमल को जीने के लिए कम से कम 3 kg मेंटेनेंस चाहिए। अगर हर 3 लीटर पे इसके बाद हर 3 लीटर पे हम 1 kg दाना एक कॉन्सेंट्रेट फीड ऐड करना चाहिए। यानी कि एक एनिमल दिन में अगर 10 लीटर देता है तो हम कम से कम इसको एक दिन में 5 या 6 kg खाना खिलाना चाहिए। उस तरीक़ा से हम पैटर्न को मेंटेन करना है और सर्टेन एक थ्रेशोल्ड लिमिट में हम एक रख देना है। नंबर 2 टिप्स होंगे ग्रीन पाउडर फीडिंग। ग्रीन पाउडर फीडिंग दैट इज एट लीस्ट 20 to 30 kg पर cow per day, हाफ इन द मॉर्निंग हाफ इन द इवनिंग। ग्रीन पाउडर इंडस्ट्रीज एक एनिमल को जीने के लिए ग्रीन पाउडर की जरूरी है जैसे कि पेनिसिटम, नेफियर, फराग्रास, ल्यूशन, बर्शियन, ओट्स ये सब। इसके बाद हमारा नॉर्थन रीजन में हिली एरिया में देखा जाए तो वाइल्ड में नेचुरली नेचर कुदरती दिया हुआ ग्रीन पाउडर ऐसे है कि इसको खाने से दूध बहुत बढ़ जाता है और एनिमल का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। जो मेटून भी उसको खाते हैं उस तरीक़ा से आप ग्रीन पाउडर को दिन में आपका जो अवेलेबल लैंड है आप उसमें या तो कल्टीवेट करें या तो आपका जंगल में जो पड़ा हुआ है वहाँ से कलेक्ट करें। इसके बाद नंबर 3 आप पेडी स्टोर देना है 5 kg फॉर cow per day, हाफ इन द मॉर्निंग हाफ इन द इवनिंग। पेडी स्टोर इन द सेंस आप जब खेती करते हैं आप खेती करने के बाद जो आप दान करने के बाद अनाज काटने के बाद लेफ्ट ओवर जो स्टोर है उसको वहाँ में छोड़ने नहीं देना। उसको काट के उसको एक जगह इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करके उसको खिला देना ताकि उसमें जो है सेलुलोस या हेमी सेलुलोस को एनिमल्स का डाइजेस्ट सिस्टम आस्ते से उसको मेटाबॉलिज्म करके उसको मिल्क प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देता है सो दैट इसका मिल्क का टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए ये पेडी स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 टिप्स इस टोटल पीस पर cow per day। तो हमने आपको कॉन्सेंट्रेट फीड, ग्रीन पाउडर और पेडी स्टोर के बारे में बताया। इसलिए एक दिन में आप कॉन्सेंट्रेट फीड ये ग्रीन पाउडर स्टोर कितना देने जा रहा है 6 kg कॉन्सेंट्रेट फीड प्लस 25 kg ग्रीन पाउडर प्लस 5 kg स्ट्रॉ। अगर इसको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में इस तरह से देता है तो भी आपका एनिमल जो हाईली सक्सेसफुल होगा, इसका दूध प्रोडक्शन में कुछ भी कमी नहीं होगा, आप माला माल हो जाएगा। ये व्हाइट रिवोल्यूशन देयर विल बी फ्लड्स ऑफ द व्हाइट मिल्क एंड आप बहुत खुशी होंगे, खुशहाल होंगे। इसके बाद नंबर 5 पे मैं आप सबको बताऊंगा सोर्स ऑफ ग्रीन पाउडर एंड पेडी स्टोर। आप ग्रीन पाउडर कहाँ से लाएंगे और पेडी स्टोर कहाँ से लाएंगे, ये बहुत ही एक आसानी बात है। इसके लिए मैं कुछ ग्रीन पाउडर के लिए मैं 3 टिप्स बताऊंगा।
एनी ग्रीन पाउडर्स इटन बाय द मीटोनेट जंगल नेचुरली अवेलेबल। जो जंगल में मीटोन्स जो है बॉस फ्रंटाइलिस, ये जो भी खाता है जंगल में नेचुरली कुदरती नहीं बना कर रखा है, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ में एबंडेंट ग्रीन फॉरेस्ट, एबंडेंट 70% 70-80% आर द जंगल एरियाज, यहाँ से आप अवेलेबल कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद आप ये नंबर 2 टिप्स पे पेनिसिटम, नेपियर ऑर्ट्स, मेस, बर्सिम, ल्यूसन, जो कुछ भी आप ये साइंटिफिकली जो रिकमेंडेड किया वाला ये सबको आप कल्टिवेशन कर सकते हैं आपका अवेलेबल लैंड पे या बारन लैंड पे। नंबर 3 पापाया, जैकफ्रूट, वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड बनानास। जो पापाया जो है बहुत ही टेस्टी होता है, ये पपीता जो बहुत ही ये दूध प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद जैकफ्रूट, इसके बाद जो बनाना घास जो जंगल में होता है या डोमेस्टिकेटेड करता है, उससे पाल के उससे आप खिलाना, उससे बहुत दूध प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद नंबर 6 में मैं बताऊंगा शॉर्ट्स ऑफ पेडी स्ट्रॉ। पेडी स्ट्रॉ जो है आफ्टर हार्वेस्टेड लेफ्ट ओवर WRC पील स्ट्रॉ, आप जब दान करने के बाद, मैंने पहले भी बता चुका, दान करने के बाद जो स्ट्रॉ रह गया उस स्ट्रॉ को आप काट कर जमा करके रख देना और साल में उसको दिन में कम से कम 5-10 kg खिलाते रहना। इसका दूध प्रोडक्शन में बहुत होगा, एनिमल को बहुत खुशी होगा, गोरू को बहुत खुशी होगा, उसका पेट कभी भूखा नहीं रहेगा। उधर से वो सीधे उसको दूध प्रोडक्शन फैटी एसिड में कन्वर्ट करके दूध प्रोडक्शन में मदद कर देगा। नंबर 7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और पानी मस्ट बी अवेलेबल। हमेशा कोई भी फार्म, चाहे इंसान हो या जानवर, जीने के लिए बिजली पानी का बहुत ज़रूरी है। इसका हमेशा सावधानी और इसका ख्याल रखना। एंड नंबर 8 लेबर, at least 1 trained laborers for the milking and management or machine milking or heat detection for breeding। लेबर जब बोलता है तो लेबर जो अपना घर का परिवार का लोग मेहनत करना चाहिए, कोई बेकार ना बैठे, सबको काम में एंगेज करना चाहिए। जो पढ़ा लिखा होकर बैठा है या जो जॉब नहीं है, जिनका जॉब नहीं, इन लोगों को एंगेज करके, और लेबर जो अपना आप से मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन कोशिश करना है एक ट्रेन लेबर घर कब हीट में आता है, कब कैसे एआई करना है, कैसे दूध निकालना है, एक ट्रेन लेबर सपोर्ट के लिए आप रख सकते हो महीना में 10,000 रुपया दे के। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जबकि मैंने पोटर प्लांटेशन के बारे में जब बोला, देखिए ऊपर में नेपियर घास बहुत ही खूबसूरत घास है। ये खिलाने से, नेपियर घास खिलाने से दूध का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। ये खिलाने को कोशिश करना, ये खिलाने के लिए दिन में अगर इसे 20-30 kg अगर खिलाता है तो दूध प्रोडक्शन श्योर बहुत बढ़ जाता है। एक तरफ से मैंने पेनिसिटम घास का पिक्चर इमेज देखा यहाँ, और नीचे पे मैंने ये भी देखा है हमारे पास जो पोटर प्लॉट होता है, इसमें हमने जंगल से जो वाइल्ड प्लांट नेचुरली अवेलेबल, कुदरती ने जो वाइल्ड प्लांट जो मेटन जो खाता है उसको हमने काऊ को गिराने के लिए प्लांटेड करके रखा हुआ है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये मैंने उदाहरण दिखाया। इसके बाद नंबर 9 पे मैं बताऊंगा मिल्किंग पैटर्न, दूध कैसे निकालना चाहिए। दूध जो है 2 टाइम्स डे, मॉर्निंग और इवनिंग में निकालना चाहिए। आप तय करना कि मॉर्निंग कब निकालना है, आपका मार्केटिंग कैसे होना है, आपका कब खरीदने आदमी आता है, उस तरह से आप अपना तरीका तय कर लेना। एंड मिल्किंग कैन बी डन बाय मैनुअल एंड हैंड मिल्किंग, मैनुअल बाय हैंड मिल्किंग और मशीन मिल्किंग। दूध को आप अगर एक्सपर्ट है, आप अपने आप से भी निकाल सकते हैं, अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं, और या तो मशीन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम एक बेंसन कंपनी का एक मशीन मिल्किंग, पोर्टेबल मशीन मिल्किंग किनिए, ताकि आपका हाथ हर बार इसको धोना ना पड़े। कहीं अगर आपका हाथ में लेतरा हो, आपका हाथ का लेतरा दूध में कहीं गंदगी चला ना जाए, इसलिए आप कोशिश करो कि मशीन मिल्किंग यूज़ करें, ताकि आपका दूध बहुत ही हाइजेनिक और बहुत ही सेफ्टी हो। यहाँ पे मैंने मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त जो है बांसन कंपनी में मेरे पास आए भी थे, 2-3 दिन मेरे साथ रहा भी था। इसने मुझे एक इमेज भेजा बांसन कंपनी का, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये बांसन कंपनी का ये मिल्किंग मशीन के लिए करीबन 40-50,000 के होंगे, ये यूज़ करें। इसके बाद मैं बताऊंगा, और जब आप पान कर रहे हैं, आपके पास नंबर 10 पॉइंट पे ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, इम्यूनेशन के बारे में बताऊंगा। कम से कम आप साल में कैसे करना चाहिए। नंबर 1 ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, इम्यूनेशन के लिए मैं 3 टिप्स बताऊंगा। नंबर 1 टिप्स होंगे FMD एंड BQ+SS वैक्सीनेशन मस्ट बी डन 2 times in a year, that is foot and mouth disease, ब्लैक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। ये सब कुछ बीमारियां हैं जो एपिडेमिक का रूप में कहीं ना कहीं बार एनिमल्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इन नुकसान से बचने के लिए ये आप FMD, BQ+SS वैक्सीनेशन साल में 2 बार लगाए। प्री मानसून वैक्सीनेशन एंड द पोस्ट मानसून वैक्सीनेशन आप जरूर लगाए, और ज़िंदगी भर वो एनिमल कभी भी बीमार नहीं होगा। आप ये कोशिश करें। ये वैक्सीन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, अपने हर कई राज्यों के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये अवेलेबल होता है। आप कंसर्न डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना, ये आपको हेल्प करेंगे। फ्री वैक्सीनेशन है कि आपका एनिमल कभी बीमार नहीं होगा। नंबर 2 टिप्स में होंगे
डीवर्मिंग मस्ट बी डन 3 times इन ईयर। डीवर्मिंग होए इसका मतलब ये है कि जो पेट के अंदर में जो फेलू, जो उन लोग जब घास खाता है, जब ये उन लोग ये करता है तो पेलू उनका अंदर में पेट चला जाता है। इसको पेलू से बचने के लिए साल में कम से कम 3 times आप डीवर्मिंग करें, ताकि आपका एनिमल्स को किसी भी तरह का ये वर्म्स का पैरासिटिक इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3 टिप्स में बताऊँगा, अदर ट्रीटमेंट मस्ट बी कंसल्टेड टू एनी डॉक्टर वेटनरियन। अगर कुछ बीमार हो गया, किसी भी तरह का आपको तकलीफ लगेगा, आप सामने में जो भी वेटनरियन, जो भी डॉक्टर उसे बताना, वो आपको जरूर मदद करेंगे। इसके बाद नंबर 11 पॉइंट्स में बताऊंगा वाटर मैनेजमेंट, और मैं हल्का फुल्का सा कुछ बेसिक टिप्स 3 टिप्स बताऊंगा। वाटर मैनेजमेंट, क्लीनिंग ऑफ द सेट मस्ट बी डन 3 times a डे। आपका जब सेट होता है उसको मॉर्निंग, सुबह में, दिन में, शाम को आप जैसे भी इसको क्लीनिंग को करना, ताकि वो एनिमल जो है हाइजीनिक और सेफ्टी में रह सके, किसी भी तरह का उसमें आधा में बदबू भी ना हो, एमोनिया प्रोडक्शन भी ना हो, एमोनिया गैसेस भी ना हो। आपका एनिमल हेल्दी रहने के लिए और आपका दूध हेल्दी रहने के लिए, विजिटर्स या जो भी ऑन लुकर्स से वो भी सेटिस्फाई और हैप्पीनेस होने के लिए आप उसको 3 बार जैसे भी दुलाना। नंबर 2, गोबर मस्ट बी यूज फॉर वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैन्योर और पाम यार्ड मैन्योर। जो भी एनिमल का जो डंग्स होता है, आप उसको फेंकना नहीं, उसको एक जगह इकट्ठा कर उसको वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ करना, ऑर्गेनिक मैन्योर या पाम यार्ड मैन्योर यूज़ करना। वैसे गवर्नमेंट का रेट, अप्रूव रेट होता है कि एक ट्रक गोबर का दाम 5,000 रुपीज़ होता है, एक ट्रैक्टर का 2,500 होता है, एक टाटा मोबाइल का 2,500 होता है। डेट में ये भी कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली डिमांड आजकल की दुनिया में। एक केमिकल वर्ल्ड में ये ऑर्गेनिक मैन्योर, पाम यार्ड मैन्योर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग वन ऑल्सो। इसके बाद आप हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एनिमल्स एंड मेन मस्ट बी टेकन केयर वेरी सिंसियरली एंड वेरी सेंसिटिवली। जो भी इंसान पाम में काम करता है उसका हेल्थ एंड हाइजीन को क्या लगना। अगर वो आदमी बीमार होगा, उसका बीमार जो है दूध का तरह से दूसरे में फैल सकता है। एनिमल अगर बीमार होगा, उस बीमार दूसरे में फैल सकता है। उसको ध्यान रखना, किसी भी तरह से उसका बीमार होने नहीं देना, हमेशा अपने को साफ रखना और मास्क पहनना, हाथ को हमेशा ठीक तरह से धुलाना, हो सके तो ग्लव पहनना। और ये जो भी काम करता है, इसके बाद में जो दूध निकालते हैं बातें नहीं करना, मने चुपचाप अच्छे से काम करना और डेडिकेटेडली और सिंसियरली काम करना और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू को टॉप प्रायोरिटीज में रखना। इसके बाद मैं बताऊंगा, आपके पास जब पाम होने जा रहा है तो आपको हाउसिंग होना पड़ेगा। घर किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान हो या जानवर, जीने के लिए, उसको सही तरीक़े से जीने के लिए, डेंजर से बचने के लिए, कोई किसी भी ये से बचने के लिए हाउसिंग का जरूरी होता है। हाउसिंग के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। द हाउसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम। नंबर 1, हाउसिंग मे बी फ्रॉम द लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स एस इको फ्रेंडली। आपके हाउसिंग को आप आरसीसी भी बता, सीमेंट कंक्रीट भी बना सकता है, या तो आप लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स बना सकते हैं जो कि एक इको फ्रेंडली है। तो हमारे यहाँ पे मैं जिस रीजन में रहता है, यहाँ में बेम्बोस, वुड्स, कैन, टोका पत्ता लीव्स अवेलेबल है, जो कि अवेलेबल अपना ही गार्डन, अपना ही जंगल में अवेलेबल होता है। यहाँ से लेके आप आराम से हाउसिंग को बना सकते हैं। इसके बाद हाउसिंग को बना के आप अपना एनिमल पाल सकते हैं। लो कॉस्ट, वेरी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इको फ्रेंडली एंड आई सजेस्टेड इट। नंबर 2 टिप्स मैं बताऊँगा, cows need standing length of 7 feet. Cows to cows 5 feet, manger 2 feet height and 1 feet deep and 2 feet breadth and a gutter of 1 feet and at least 6 inches deep in a single row with the cement concrete. आप जब डेयरी फार्मिंग करेंगे, आपको मैं ऐसे बता दूँ कि आप कैसे हाउसिंग करना चाहिए। आपके गोरू को हेड टू टेल स्टैंडिंग के लिए कम से कम 7 फीट का स्पेस ज़रूरी है। एक काऊ से दूसरे काऊ के लिए 5 फीट का स्पेस ज़रूरी है। इनका मेंजर जो है 2 फीट का हाइट होना चाहिए। इसके बाद गहराई जो है 1 फीट का होना चाहिए और ये ब्रेड जो है 2 फीट का होना चाहिए। डंग गटर इन द सेंस, जहाँ में डंग खेलने 1 फीट का होना चाहिए, एटलीस्ट 6 इंचेस डीप होना चाहिए। और आप इसको या तो अपना तरीका से भी निभा सकते हैं। ये जो है मैं एक सिंपल एंड ईजी कैलकुलेशन में बताया, मैंने इसको बता दिया। इसके बाद मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा कि काऊ नीड स्टैंडिंग मैट। आपका जब काऊ होता है उसको स्टैंडिंग मैट का जरूरी, काऊ स्टैंडिंग मैट का जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लॉट तो सीमेंट कंक्रीट बना दिया और एनिमल वहाँ पे स्टैंडिंग कर रहा है, उसको इंजर हो रहा है, तो इंजर होने की वजह से उसका दूध प्रोडक्शन घट जाएगा। कॉन्स्टेंटली एक हार्ड सरफेस में कराने की वजह से अगर इसको हम काऊ स्टैंडिंग मैट अगर देता है तो भी वो काऊ जो है बहुत कंफर्ट होगा। जब वो कंफर्ट होगा, दूध का अच्छा देंगे। इसको मैं पीछे में स्टैंडिंग मैट का इमेजेस में दिखाऊंगा। इसके बाद नंबर 4 टिप्स होगा, सैनिटेशन मेजर लाइक क्लीननेस मस्ट बी मेंटेन। सैनिटेशन मेजरमेंट, क्लीननेस एक टफ प्रायोरिटीज होगा। जो भी फार्म मैनेजमेंट होता है, जो भी फार्म करने के लिए होता है, आपका सैनिटेशन और ये क्लीननेस जो टॉप प्रायोरिटी होगा। वो जब सैनिटेशन और क्लीननेस होगा, आप भी बहुत खुशी होंगे और एनिमल भी बहुत खुशी होंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक काउसेट का, मॉडर्न काउसेट का इमेज दिखाया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्यूटीफुल काउसेट डिजाइन, हेड टू हेड पैटर्न, टेल टू टेल पैटर्न्स, इसके बाद इंटेंसिव पैटर्न, सेमी इंटेंसिव पैटर्न टाइप्स मैंने एक डिजाइन दिखाया। ये आप देख सकते हैं।
इसके बाद यह मैंने एक दिखाया लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स से बनाया हुआ इको फ्रेंडली एक हाउसिंग सेट मैंने दिखाया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जो भी है, यहाँ जो वुड से है बनाया, कैन से बनाया, इसके बाद जो अपना ही लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाया। और द काउस आर वेरी हैप्पी दिस वे यू कैन इनफर द वेरी मार्जिनल अमाउंट फॉर हाउसिंग्स एंड आप बहुत ही कम पैसा से आप घर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा घर को यहाँ रख के आप बहुत ही हाईली प्रॉफिट आप दूध निकाल के हाईली प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला एक काउ स्टैंडिंग मेड, दिस इज कॉल्ड बेंसन इको मेड फॉर द काउ स्टैंडिंग मेड। दिस इज इजी टू क्लीन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, इट इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। ये बहुत ही एक आसानी है। इस तरह से अगर काउ को आप सीमेंट कंक्रीट अगर फ्लोर बनाया, ये स्टैंडिंग मेड अगर आप देते हैं तो काउ ये सफा करने में भी आसानी है और इसमें इंजरी गोरू को कभी इंजरी नहीं होगा। इसके बाद जब गोरू को इंजरी नहीं होगा वो बहुत कम्फर्ट होगा, जब कम्फर्ट होगा तो दूध बहुत अच्छा देंगे। यहाँ पे पूर्ण नंबर है, दिस इज सेंड टू मी बाई वन ऑफ माई फ्रेंड सर्विंग इन द बांसन कंपनी दिल्ली है, जो मेरा आए थे यहाँ पे, मेरा दोस्त था वो, इनका दिया हुआ मिस्टर सोनू, जो मेरा एक दोस्त था, इनका दिया वाला। इसके बाद इस पेज पे मैं आप सबको बताऊंगा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एनालिसिस। कॉस्ट, जब आप डेयरी फार्मिंग करते हैं आपको जानना पड़ेगा कि आपका फार्मिंग से आप कितना खर्चा किया, आप कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है। आप सोच मुझ कर डेयरी फार्मिंग करके आप अमीर हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एट नंबर 13 पॉइंट लेट अस कम टू नो फिक्स एक्सपेंडिचर। आप जब डेयरी फार्मिंग करने जा रहे हैं आप फिक्स वन टाइम एक्सपेंडिचर, ये बार बार एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एक बार एक्सपेंडिचर। से एग्जाम्पल इन हियर द नंबर 1 पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ हाउसिंग फ्रॉम द लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल से आप घर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 खर्चा करना। इसके लिए आप तोका पट्टा, लाकड़ी, बेम्बो कैंस वगैरह यूज़ करके आप इसको इको फ्रेंडली हाउसिंग बना के से मान लीजिए आप 50,000 खर्चा कर दिया। इसके बाद परचेस ऑफ 6 नंबर्स ऑफ काउस, दैट इज गिविंग प्रोवाइडिंग 15 liters per day per cow at the rate of rupees 1,20,000 per cow for 6 cows। इन द सेंस हम 6 गोरू का पाम करेंगे, 6 गोरू का दाम जो है एक गोरू का दाम जो है 1,20,000 होगा, क्योंकि एक गोरू जो है 15 लीटर देने जा रहा है। 15 लीटर्स इंटू रुपीज़ 8,000 कम्स इंटू 1,20,000। सो हम 6 गोरू करते हैं तो 7,20,000 रुपीज़ हम खर्चा होगा। इसके बाद नंबर 3 में होंगे परचेस ऑफ मिल्किंग मशीन। बेंसन कंपनी का एक मिल्किंग मशीन 50,000 में खरीद लीजिए ताकि वो पोर्टेबल हो, आप कहीं भी जगह ले जाके उसको किसी को भी डेमो भी देखा सकेगा, अपना पाम में भी कर सकते, यूज़ कर सकेगा, इस तरह से खरीदना। इसके बाद मिसलेनियस जो अनप शनप जो खर्चा होगा 10,000 मिला के आपको टोटल फिक्स वन टाइम एक्सपेंडिचर जो होगा, फिक्स एक्सपेंडिचर होगा 8,30,000 रुपीज़ होगा। इसके बाद मैं आपको 14 नंबर पॉइंट में बताऊँगा रिकरिंग एक्सपेंडिचर। रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द सेंस जो आप पाम खुलेंगे, जब तक आपका फार्म है ये एक्सपेंडिचर चलते रहेगा, थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा, ये है इसको बोलते हैं। इसमें मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, नंबर 6 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1 पॉइंट होंगे कॉस्ट ऑफ फीड एट द रेट ऑफ 6 kg पर को फॉर डे एट द रेट ऑफ ₹25 पर kg फॉर ईयर। एक 6 गोरू के लिए हम दिन में एक गोरू को 25 kg, दिन में अगर हम 6 kg खिलाएंगे और 1 kg ग्राम में 25 रुपया, तो ऐसे होने से एक साल में 6 गोरू विल कंज्यूम एट द रेट ऑफ 6 kg फॉर डे एट द रेट ऑफ ₹25 पर kg पर एक साल में होने से ₹54,750 का दाना खाएंगे। इसके बाद नंबर 2 रिकरिंग में होंगे कॉस्ट ऑफ वेटरनरी केयर। जो वेटनरी कुछ बीमार होंगे, कुछ वैक्सीनेशन होंगी, इसके लिए कुछ विटामिन होंगे, यू कैन हैव एक्सपेक्ट एक्सपेंस अप टू ₹20,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ग्रीन फॉडर एट ₹1 पर kg फॉर 25 kg फॉर ईयर। आपका 6 गोरू जो है दिन में 25 kg खाएंगे, 1 kg ग्राम का मान लीजिए कि हम 1 kg ₹1 में पकड़ते हैं। वैसे तो ग्रीन पौधे जो अपना पील से अपना जंगल से आएंगे उसे नहीं खरीदा जाएंगे, फिर भी मैंने एक लमसम मैंने एक पकड़ दिया, तो इसमें आप खर्चा होंगे ₹54,750। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ड्राई फैटी स्टोर इज ओन सोर्स। ड्राई फैटी स्टोर जो आपका खेती से आप खुद निकालेंगे तो आप अपना फैमिली मेम्बर निकालेंगे, इसको ये खरीदना नहीं पड़ेगा। सो एक्सपेंडिचर विल बी नील। इसके बाद लेबर ऑन फैमिली विद वन एक्सपीरियंस टू बी हैड। तो अब लेबर जो है, मैनेजमेंट का लेबर जो है, आप अपना परिवार में जो बेकार बैठे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको आप एंगेज करेंगे तो इस तरह से आपका लेबर में कुछ खर्चा नहीं होगा, क्योंकि अपना फैमिली लेबर एंगेज होंगे। लेकिन आप वन एक्सपीरियंस अगर लेबर एक महीना में 10,000 करके दे के रखता है तो 1,20,000। इसके बाद यूटेंसिल एंड मिसलेनियस में होंगे, जो भी यूटेंसिल होगा इसके बाद रस्सी वगैरह यूटेंसिल उसको साफ करने के जो उसको 20,000। सो योर टोटल रिकरिंग एक्सपेंडिचर आप साल में थोड़ा जो रिपीटेडली जो एक्सपेंडिचर होगा वो होंगे ₹2,69,500। सो आपका टोटल खर्चा जो होंगे फिक्स एक्सपेंडिचर प्लस टोटल रिकरिंग एक्सपेंडिचर होंगे। सो नंबर 15 पॉइंट में मैंने देखा है टोटल एक्सपेंडिचर को
8,30,000 is your expenditure plus rupees 2,69,500 is your recurring expenditure। मिला के आपका डायरी फार्म में आपने रुपीज़ 10,99,500 आपने खर्चा कर दिया। लेकिन इनमें से 8,30,000 जो है आप बार बार खर्चा नहीं करेगा, सिर्फ 2,69,000 आप हर साल में आप थोड़ा खर्चा करते रहना पड़ेगा। और जब आप 10 से 11,000 जब आप खर्चा कर दिया, नाउ लेट अस कम टू नो द बेनिफिट रेशियो एनालिसिस। आपको इनकम होगा, आप क्या आप इस डायरी फार्म करके आपको सचमुच को आप अमीर होगा? क्या आपका पास रुपया जरूर बचेगा? आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगी आप अमीर जरूर होंगे। आपका पास रुपया का कुछ कमी नहीं होगा, आपका पास रुपया का बारिश होगा, रुपया का बरसात होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अमीर बनने जा रहा हूँ। नंबर 16 पॉइंट पे मैं बताऊंगा आपको। देखिए भाई, Number 1 point, by selling of milk at the rate of rupees 100 per liter for a year from the 6 cows giving 50 liters per cow per day। आपका जो 6 काऊ है दिन में 15 लीटर दूध दे रहा है, वो अगर एक साल में अगर दूध देंगे, इसके बाद 1 लीटर दूध का दाम को अगर हम 100 रुपया में तय मान लीजिए तय करता है, तो आपको एक साल में मिलेगा रुपीज़ 32,85,000। आपको मिलेगा रुपीज़ 32,85,000 एक साल में मिलेगा इनकम। इसके बाद बाई सेलिंग ऑफ कार्ब एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5,000 पर कर्ब, आपका 6 गोरू है, एक साल में वो बच्चा देंगे। जब बच्चा देगा तो एक बच्चा को आप 5,000 में बिक्री भी कर सकते हो, तो आप 30,000 मिलेगा। इसके बाद 3 नंबर टिप्स में बताऊंगा। स्पेशल ऑफ मेन्यूर, जो डांग है, एक गोरू जो है दिन में 15-20 kg जो हाँकते हैं डांग है, उसको इकट्ठा करता है, तो आप साल में कम से कम 20-25-30 हज़ार आप कमाएंगे, क्योंकि एक तरह का नाम जो 5,000 होता है। सो एक साल में आपका इनकम हुआ रुपीज़ 33,30,000। कितना हुआ? रुपीज़ 33,30,000 आपने एक साल में कमा लिया। तो आपका पास नेट कितना बचा, नेट इनकम कितना बचा? फाइनली आपका खर्चा को आप माइनस करने के बाद आपका टोटल इनकम बेनिफिट सचमुच का आप अमीर बनने के लिए आपके हाथ में पैसा कितना रह गया। नंबर 17 पॉइंट पे मैं आपको दिखाऊंगा। Net income is equal to income minus total expenditure, that is rupees 33,30,000 minus rupees 10,99,500 is equal to rupees 22,30,500। आपका इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आपके हाथ में 22,30,000 रुपीज़ 500 रुपीज़ बच गया। क्या ये कम पैसा है? ये कम रकम है ना, ये बहुत ही बड़ा पैसा है। इस 22,30,000 से आप पर्सनल कर सकते हैं। इसके बाद इस 22,30,000 से आप अपने बच्चों को फॉरेन घुमा सकता है, फॉरेन विदेशी में पढ़ा सकता है। आप इससे अपना हर साल अगर आप 20-30 लाख 25 लाख अगर आप 50-40 लाख अगर आप कमा रहे हैं, तो अपने घर का आप बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकते हैं। इसके जरिए आप अमीर बन सकते हैं, अपना नाम इज्जत शहरत आप कमा सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, आप डायरी फार्मिंग करना और इस फार्मिंग के थ्रू से आप अमीर बनना। आई गारंटी कुछ तकलीफ हो, आस्क मी, आई कैन हेल्प यू। और मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप जरूर अमीर बनेंगे। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, बेकार मत बिताओ, गलत काम मत करो, जुआ मत खेलो, दारू मत पियो। आप अच्छा मेहनत करना, आप अपने सही वक्त को सही देना, अपने माँ पिताजी का विश्वास अरमान को पूरा करना, अपना बेबी बच्चा का अरमान विश्वास को पूरा करना, आप अमीर बनना। आई गारंटी यू आर अ मिलियनर। आई कैन गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच।